लोकतंत्र के मेकओवर की मुहिम भारत भाग्य विधाता में एक बार फिर आपका स्वागत है। चीन और भारत की हम बात कर रहे हैं। एक ताजा उदाहरण देखते हैं कि प्लानिंग और उसके बाद उसके हिसाब से काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना, ये चीन में कैसे होता है और भारत में कैसे होता है। चीन के ओलंपिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों की तुलना आइए करते हैं। 2008 में बीजिंग के ओलंपिक गेम्स में और 2010 में दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में दोनों ही देशों की साख दांव पर लगी थी। दोनों ने ही करोड़ों खर्च किए, लेकिन आज बीजिंग और दिल्ली में क्या हाल है, आइए तुलना करते हैं। पहले बीजिंग। मेरे पीछे आप देखें तो दूर आप देख सकते हैं द नेस्ट स्टेडियम है, जहां 2008 का ओलंपिक गेम खेला गया था। पूरी कोशिश है कि ये जो ओलंपिक स्टेडियम है इसको ऐसा स्थान बना दिया जाए, जब भी दुनिया के कोई भी लोग आएं तो इस जगह पर देखें और ओलंपिक्स को एक बार फिर याद करें, और चीन की साख इससे और बढ़ेगी, ऐसा मानना है चीन का। अब आइए हिंदुस्तान 2010 दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उन गेम्स से ठीक पहले हम आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो जगह थी जहां खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था हुई थी, कॉमनवेल्थ विलेज। और उसके सामने का यह हिस्सा उस वक्त बेहद चमकता था, रोशनी से नहाया हुआ होता था। उस वक्त यहाँ गार्डनिंग होती थी और एक पूरी फौज कर्मचारियों की होती थी जो इस जगह को मेंटेन करती थी। यकीन मानिए उस वक्त मैंने कवर किया था और मैंने देखा था ये हिस्सा ग्रीनरी से भरा हुआ होता था। इस हिस्से में गाड़ियों की पार्किंग होती थी और बेहद सुंदर तरीके से इस जगह को सजाया गया था। लेकिन जब मैं आज आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं और पहला फ्रेम जब आपने देखा होगा तो शायद कुछ सेकंड के लिए आप ये सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि कहीं हम किसी जंगल के इलाके में तो नहीं खड़े। कहते हैं कि किसी भी जगह की साफ सफाई की सबसे सही तस्वीर वहां का टॉयलेट बयां कर सकता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के लिए जो फैसिलिटीज बनाई गई थी वो आज भी वैसी की वैसी काम कर रही हैं। यहाँ पे बाकायदा एक व्यक्ति रहता है जो इन टॉयलेट्स को उदाहरण के लिए साफ करता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये ऑटो एयर फ्रेग्रेंस डिस्पेंसर है ताकि टॉयलेट के अंदर बास नहीं आए। प्रॉपर वेंटिलेशन हर तरफ से किया गया, ऊपर आप देखें तो यहाँ पर वेंटिलेशन किया गया है। इस टॉयलेट को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे जाने से पहले दिखाएं कि यहाँ आप अपना हाथ धोने के बाद उसकी गर्म हवा से सुखा सकते हैं और उसके बाद आप अंदर हैं या नहीं, बाकायदा यहाँ लिखा रहता है कि ये वेकेंट है या ऑक्यूपाइड है। तो जितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर ओलंपिक्स के समय की गई थी 2008 के लिए, वो सारी अभी तक काम कर रही हैं। ये टॉयलेट उसका एक उदाहरण है। बीजिंग के बाद अब आइए अमित के साथ देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बने टॉयलेट्स का हाल। इस टॉयलेट की हालत देख के शायद आप आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कई दिनों से इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद इन टॉयलेट्स की सफाई की जिम्मेदारी, इनके रखरखाव की जिम्मेदारी कुछ निजी कंपनियों को दी। यहाँ कोई शख्स अगर पहुंचता है तो ना यहाँ पानी है, ना यहाँ सफाई है, और यहाँ बदबू इतनी कि अंदर मैं अब बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता हूँ। इसलिए बाहर आके आपको अब चीजें बताता हूँ। जिन कंपनियों को इन टॉयलेट्स के रखरखाव का जिम्मा दिया गया है वो इस पर ध्यान देती हैं या नहीं, यहाँ जो कर्मचारी उस कंपनी की तरफ से तैनात किए गए हैं वो कर्मचारी यहाँ रहते भी हैं या नहीं। बीजिंग ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अब स्थानीय लोगों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है। बीजिंग ओलंपिक्स के लिए इस तरह के स्क्रीन्स लगाए गए थे जगह जगह पर यहाँ पर, जिनमें बताया गया था कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये सारी जानकारी यहाँ दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पूरी व्यवस्था की गई थी सौंदर्यीकरण के लिए, साथ ही साथ टूरिस्ट को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए। वो सब सुविधाएं भी आगे आपको नजर आएंगी। ये दुकानें जो बनाई गई थी, अगर अलग अलग कियोस्क बनाए गए थे, ये सब 2008 में बने थे, लेकिन आज भी ये उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि उस वक्त काम कर रहे थे। बल्कि अब ये एक जरिया भी बन गया है स्थानीय लोगों के लिए, ज्यादा बिजनेस यहाँ उनको मिल रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। हैरत की बात तो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान यानी 2010 में जो काम पूरा होना था वो आज भी पूरा नहीं हो सका है। साल 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों से पहले
सरकार ने बड़े जोश के साथ सीपी के ब्यूटिफिकेशन का, इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए तमाम अलग अलग हिस्सों में काम शुरू किया और इस वायदे के साथ सिविक एजेंसीज ने काम शुरू किया कि यहाँ खेलों से पहले उस काम को खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों के बाद अगला कॉमनवेल्थ गेम जो है वो होने वाला है अब से चंद महीनों बाद। लेकिन अब तक 2010 से शुरू हुआ काम कई डेडलाइन को मिस करने के बाद भी अब तक खत्म नहीं हुआ है। पहले जो डॉक्यूमेंट उसमें सब चीज लिखी आनी चाहिए, ये नहीं क्या करें 2 महीने जब बाकी रह गए चलो पैसा बढ़ा दो, ये कोई साइंस नहीं है। अब न्यू दिल्ली एरिया का कनॉट प्लेस एरिया 2007 में स्टार्ट हुआ, 6 साल हो चुके, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, दुकानें बहुत सब बंद करनी पड़ी। किस लिए? कभी प्लान हम ढंग से नहीं बनाते। 2008 के ओलंपिक के बाद से बाकायदा प्लानिंग की गई इंटरनेशनल कैलेंडर का इस्तेमाल करते हुए कि इस स्टेडियम का इस्तेमाल किन किन स्पोर्ट्स के लिए किया जाएगा। और उसके बाद से चाइना ओपन टेनिस चैंपियनशिप यहाँ पर खेली जाती है, यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस खेले जाते हैं और ठंड के मौसम में यहाँ बाकायदा आइस रिंक बना दी जाती है। तो कुछ पैसे देकर यहाँ चीन के आम लोग अंदर जाके आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। दिल्ली में कैमरा पर्सन सदाशिव सतपथी के साथ अमित प्रकाश और बीजिंग में कैमरा पर्सन संकर्षण मलिक के साथ आकाश सोनी, जी मीडिया। अभी तक हमने बात की कि अब तक क्या होता आया है और आज क्या हो रहा है, लेकिन अब भविष्य की बात करते हैं। स्कूलों में किसी भी देश की नींव डाली जाती है और चीन में जाकर वाकई हमने देखा कि वहां की सरकार शिक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करती। चीन के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आपको दिखाते हैं स्कूलों का क्या हाल है चीन में और यहां भारत में तस्वीर कैसी है। चीनी भाषा में ऊपर लिखा है भारतीय मेहमानों का यहां स्कूल में स्वागत है और साथ ही साथ स्कूल का नाम बाओडिंग नंबर 17 मिडिल स्कूल। तो आइए छात्र और स्टाफ हमारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर चलते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो झंडे हैं, भारत और चीन दोनों के झंडे आपको नजर आएंगे। स्टाफ से मिलते हैं। आकाश जब वहाँ गए थे तो उनके स्वागत में, उनको वेलकम करने के लिए डेलीगेट्स मौजूद थे, टीचर्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ अगर आप स्कूल के बाहर खड़े रहें तो एक चौकीदार, एक दरबान खड़ा होता है और उससे अगर आप पूछें कि आपको अंदर जाना है, इस स्कूल के बारे में कुछ जानना है, बच्चों से बात करनी है, तो वो आपको अंदर दाखिल नहीं होने देगा। अब आपको लिए चलते हैं बाओडिंग के यानी चीन के स्कूल की फिजिक्स क्लास में। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये एक सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ व्यवस्था देखिए। ये क्लास 9 है, फिजिक्स की क्लास हो रही है। इस तरह के बॉक्सेस स्टूडेंट को दिए गए, पूरा किट है ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और उदाहरण के लिए इस वक्त आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उससे जुड़ी चीजें। What are you trying to experiment here? हम अपनी एक्सरसाइज बुक से फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। And try to know the Ohm's physics experiment. Yeah. You have this physics kit. Yeah. Do you also have kits for other subjects as well? हम फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर भी रिसर्च करते हैं। Physics class, and we also have biology class and chemist class. Chemistry? Chemistry, yes. चीन के शहर बाओडिंग स्कूल में टीचर्स से, स्टूडेंट्स से मिलके ऐसा लगा कि हर एक को बड़ा ख्याल है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो, हम कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि हमारे स्कूल का नाम खराब हो, हमारे देश का नाम खराब हो। और इनके हर काम में ये नजर आता है। दिल्ली में कैमरा पर्सन सदाशिव सतपथी के साथ अमित प्रकाश और बीजिंग में कैमरा पर्सन संकर्षण मलिक के साथ आकाश सोनी, जी मीडिया।
भारत की बड़ी कंपनीज को भी अब हेल्दी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक चीन के बारे में कहा जाता था कि वो सस्ता सामान बनाता है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती। लेकिन चीन की सरकार अब प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियों को बढ़ावा दे रही है ताकि सस्ती चीजें बने लेकिन क्वालिटी भी ऐसी हो कि वो दुनिया में किसी का भी मुकाबला कर पाए। ये जो कार का मॉडल आप देख रहे हैं ये हवाल H6 है और ये ग्रेट वॉल कंपनी जो चाइना की सबसे बड़ी एसयूवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है। यहां पर आपको इस मॉडल पर दिखाता हूं, ये पूरा मास्टर प्लान है। हम इस वक्त यहां पर खड़े हैं, ये वर्कर्स क्वार्टर्स हैं। जो लोग यहां काम करेंगे वो यहां पर रहेंगे। साथ ही साथ इसी इलाके में बिल्कुल पास में स्कूल बनाया गया है, बैंक बनाया गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि जो लाइफ वर्क बैलेंस है वो अच्छा रहे, ट्रैवल करने में वक्त बर्बाद नहीं हो। इस तरह के बड़े प्लान के साथ ये जो टोटल इलाका है ये 2000 एकड़ से ज्यादा का इलाका है और इसी कारण से ऐसी प्लानिंग के साथ जब कंपनियां बनती हैं तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। और अब देखते हैं कैसी हैं छंगचंग यानी ग्रेट वॉल कंपनी की कारें। फिल्म स्वदेश में शाहरुख खान की कार आपको याद होगी, ये उसी तरह की कार है। विंगल मोटर होम, आपकी कार में ही पूरा घर। आइए देखते हैं अंदर से, और बहुत सस्ती भी है ये कार। अंदर से इसको अगर देखें तो ये मोटर होम कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अंदर आते ही उस तरफ नजर डालें अगर आप, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सोने की पर्याप्त व्यवस्था है, 2 लोग बड़े आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर एक बाकायदा पूरा टॉयलेट है और इस तरफ अगर आप आए तो आपको नजर आएगा यहाँ एक फ्रिज है, छोटा सा फ्रिज, उसके ऊपर ये सेरामिक प्लेट है। यहाँ पे बैठ के आप उनके साथ खाना खाइए या फिर यहाँ पे टेलीविजन चैनल सामने है, आराम से यहाँ पर बैठिए और टीवी का आनंद लीजिए। अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का दिमाग, इसका कंप्यूटर जो यहाँ पर है। तो ये आपकी गाड़ी, और अब बता दें आपको इसकी कीमत अगर ये भारत में लाई जाती है जिस पर अभी कंपनी विचार कर रही है तो ये गाड़ी आएगी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की। चीन की ग्रेट वॉल कंपनी अपनी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए टॉप मोटर शोज में हिस्सा लेती है। 我们的哈佛车队就是现在准备是迎战2014年的达喀尔。 तो मैडम सुंग ये बता रही चाइना में तो ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं एसयूवीज के, लेकिन बाकी दुनिया को कैसे बताएंगे। तो ये अलग अलग शोज में अब जाना शुरू कर रहे हैं और डकार रैली में भी इनके हवाल मॉडल ने हिस्सा लिया है। यहां वर्कर्स से बात करके लगा कि उनका मनोबल ऊंचा है और उसका कारण भी है। ये एक असेंबली लाइन है, एक स्पीड पे ये आगे बढ़ती जा रही है। नीचे अगर आप देखें तो एक निश्चित समय में ये कार बाहर हो जाएगी और ये भी तय है कि एक कार पर कितने वर्कर्स किस समय क्या करेंगे। अगर आप इन वर्कर्स को ध्यान से देखें तो इनको कोई भी वर्कर आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा हो या वो बहुत कम समय में ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। ये तय है कि कितने समय में कितना काम होना है और उसके हिसाब से कितने समय में इस असेंबली लाइन से कितनी कारें पूरी तरह से बनके बाहर हो जाएंगी। ग्रेट वॉल कंपनी का ये जो मॉडल है ये C30 है और सुन चेंग वांग अब हमको इस कार में ले जाएंगे। 0 to 100 का एक्सेलरेशन इसका होता है 13 सेकंड में और टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान रखिए एक जगह आती है जहां पूरे ऐसे हो जाती है कार। आइए ट्राई करते हैं। और अब क्वालिटी कंट्रोल, चलिए टेस्टिंग ट्रैक पर जहां हमारे कैमरा पर्सन संकर्षण मलिक का भी टेस्ट होने वाला है। एक एडवाइस, अगर इस तरह की टेस्टिंग पे आ रही है, खिड़की बंद है क्या? हाँ बंद है।
इस तरह की टेस्टिंग पे अगर आप जा रहे हैं तो खाना मत खा के जाइए क्योंकि हवा निकल जाती है। मैं एकदम तैयार हूं, हम सब तैयार हैं अभी और अब बहुत स्पीड पर हम जाने वाले हैं। सामने ही दिखाई अब संकर्षण दादा, आगे हम ट्रैक पे बहुत तेजी से जाएंगे। अब आगे देखिए एक कार हमारे सामने एक और जा रही है, उससे आपको अंदाजा लगा कितनी टेढ़ी हो जाती है कार जब उस ड्राइव पर वहां पहुंच जाएगी तो। ये डिफिकल्ट पार्ट है, होल्ड कर लीजिए। यस 150 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड के ऊपर जबरदस्त। तो ये है चीन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फास्ट ट्रैक पर। कैमरा पर्सन संकर्षण मलिक के साथ आकाश सोनी, जी मीडिया, बाओडिंग, चीन। किसी भी रोलर कोस्टर से ज्यादा जबरदस्त नहीं है। सांस अटक गई थी, इतनी तेज चल रही थी वो कार। और कुछ यही हाल है सिर्फ भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में जो अपने आप को विकसित कहते, देख के कि चीन कितनी तेजी से विकास कर रहा है। और भारत में भी जरूरी है कि अब हम लोकतंत्र का बहाना बनाना बंद करें। क्या प्लानिंग करने के लिए लोकतंत्र में ये नहीं किया जा सकता? ऐसी कई चीजें हैं जो हम चीन से सीख सकते हैं। भारत भाग्य विधाता में आज इतना ही।